अगर आप ये वीडियो या फिर मुझे पहली बार देख रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट 15 या 20 मिनट में आपका एक पर्सपेक्टिव सा चेंज हो जाएगा इस एग्जाम के प्रति, ठीक है? जय हिंद दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2025 लगभग 5 महीने में होने वाला है और इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि अपन ऐसा नेक्स्ट 5 मंथ में क्या करें जिससे कि अपना प्री क्लियर हो जाए। मेरा नाम पंकज शर्मा है, मैं अभी जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ राजस्थान जोन में। मैंने सीजीएल 2022 से एएसओ सीएसएस भी क्लियर करा था और आईबी एसीआईओ भी क्लियर कर रखा है, ठीक है? ये सब मैं आपको होशियारी मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये बस इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे क्या है कि ऑथेंटिसिटी एक तरह से आ जाती है ना, कि आदमी ने खुद ने कुछ कर रखा है तब वो आके कोई आपको चीज़ बता रहा है, ठीक है? जो मुझे पहले से ही काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो ये वीडियो ना देखें, है ना? क्योंकि इसमें उनका टाइम वेस्ट होगा। मैं जो चीज़ हमेशा से बताता आया हूँ वही इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन बात ये है कि वो चीज़ें कल भी रेलेवेंट थी, आज भी रेलेवेंट है और जब तक एसएससी अपना पैटर्न चेंज नहीं करेगा, जब तक एसएससी अपनी एग्ज़ाम में क्या पूछता है, कैसे पूछता है, वो चेंज नहीं करेगा, तब तक ये चीज़ें तब भी रेलेवेंट रहने वाली हैं, ठीक है? इन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करके मैंने ये एग्ज़ाम 2 बार निकाला और सेम चीज़ों से मेरे कई दोस्तों ने भी इसको क्लियर करा है, ठीक है? आपको दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि आपको नेक्स्ट, अगर आप वीडियो को देख रहे हो, तो नेक्स्ट 5 महीने लगभग 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? इतना इससे कम आप पढ़ रहे हो अगर एवरेज बच्चे हो, तो मेबी आप थोड़े पीछे हो, है ना? आप रेस में थोड़े से पिछड़ जाओगे। एंड अगर आप रियल में मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो 5 महीने इनफ है एक अच्छा खासा चेंज लाने के लिए, ठीक है? हम उन गलतियों को भी डिस्कस करेंगे जो बच्चे बार-बार करते हैं और जिस कारण इनको इस नॉर्मल एग्ज़ाम को उनको 2-3 बार देना पड़ता है। मैंने खुद ने तीसरी बार में क्लियर करा, तो उन चीज़ों को अपन बहुत ओपनली डिस्कस करेंगे। क्या मेरी मेरी जो गलतियाँ थी वो आपको नहीं करनी है, जिससे कि आपका ये कम अटेम्प्ट में ये वाला एग्ज़ाम क्लियर हो सके, ठीक है? तो पहले क्या करेंगे उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले क्या नहीं करना है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि 50% लोगों से तो आप यहीं पे आगे निकल जाओगे, है ना? जो ये नहीं करने वाली चीज़ें बार-बार रिपीट कर रहे हैं और बार-बार इस एग्ज़ाम को उनको देना पड़ रहा है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपने ऑलरेडी कोई कोर्स कर रखा है ना, अगर चारों सब्जेक्ट का, मैथ का, जिसका भी, तो इन 4 या 5 महीनों में आपको फिर से किसी कोर्स की तरफ नहीं जाना है। चाहे आप 2024 में फेल हो गए हो या फिर आप पहली बार एग्ज़ाम लिख रहे हो, है ना? मेंस का कोर्स और कुछ भी मतलब अलग से अभी से नहीं करना है ना, कि मेंस का अभी से पढ़ा देंगे और ये सब जो होता है ना। क्योंकि जो 3-4 घंटे आप जो कोचिंग में दोगे ना, वो आप अगर सेल्फ स्टडी को दे दोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। वीडियोज़ को देख के बहुत मॉक के पीछे पागल नहीं होना है, ठीक है? मॉक आप वीकली दे सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। अभी इस पे फोकस रखना है कि आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया से हो, आपको पीवाईक्यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स का भी पकड़ो। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं आएँगे, तो आपके मॉक में एक नंबर बहुत फिक्स होते जाएँगे ना, 90-100 90-100 नंबर आते रहेंगे। लेकिन जब ये चीज़ें आपके हाथ में आएँगी, पकड़ में आएँगी, तब आपके मॉक में अपने आप स्कोर बढ़ने लगेगा, ठीक है? तो ये डेली मॉक वाला जो लोग पुश करते हैं, उसको इतना उस पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को, ठीक है? एक आपको क्या है कि प्रोसेस पे थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा। अपन क्या है कि रिज़ल्ट बहुत जल्दी माँगने लगता है। अपन को लगता है कि यार मैंने अभी 15 दिन ये करके देखा, रिज़ल्ट क्यों नहीं दिख रहा? मैंने 1 महीना करके देखा, रिज़ल्ट क्यों नहीं दिख रहा? चीज़ें अगर आप सच में ढंग से कर रहे हो ना, उसको रिज़ल्ट को दिखने में आपको 1.5 से 2 महीने लगेंगे, है ना? क्योंकि एक थ्रेशोल्ड को क्लियर करने में चीज़ों को टाइम लगता है, ठीक है? आप डेली कुछ कर रहे हो, आपको शुरू में कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें बिल्ड अप होती जाती हैं और फिर आपको एक टाइम पीरियड के बाद वो चीज़ें दिखने लगेंगी, ठीक है? इसलिए बहुत जल्दबाज़ी में नहीं पढ़ना है। आप जो प्रोसेस कर रहे हैं, उस पे थोड़ा-सा ट्रस्ट आपको रखना पड़ेगा 1 या 2 महीने एटलीस्ट। नेक्स्ट है, आपको ये पीडीएफ कलेक्शन का वो नहीं बनना देवता, है ना? आपको पीडीएफओं के पीछे नहीं भागना है। अलग-अलग टीचर की पीडीएफओं के पीछे नहीं भागना है कि मैं इस सर की भी पीडीएफ अपने पास रख लूँ, इसकी भी अलग रख लूँ, इसने कुछ अलग तो नहीं पढ़ा दिया। आपको बुक के प्रति फ़ोकस रहना है। एक बुक रखनी है आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, बता दूँगा मैं भी आपको, और उस बुक को ही आपको कंटीन्यूअस फ़ॉलो करना है, ठीक है? जिससे कि आपका माइंड फ़ोकस्ड रहे, डाइवर्टेड इधर-उधर ना भागे, ठीक है? आपको पता रहे कि मेरे को ये चीज़ पढ़नी है और इसी को बार-बार पढ़ना है, ठीक है? वीडियोज़ को देख के पढ़ने की कोशिश मत करना अभी अगले कुछ समय में, कि आप वीडियो देख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, है ना? यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, उसको देख के सॉल्व कर रहे हो, तो वो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। उन्हीं उसी चीज़ों को आप कम टाइम में बुक से बहुत ईज़िली कर सकते हो, ठीक है? एक लास्ट चीज़ और क्या नहीं करनी, वो एक करंट अफ़ेयर में बहुत ज़्यादा अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि करंट अफ़ेयर काफ़ी रैंडम आते हैं इस एग्ज़ाम में। आप अभी लास्ट से करंट अफ़ेयर पढ़ लो, करंट अफ़ेयर 1 डेढ़ साल पुराना आ जाएगा, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी डेली का 1 डेढ़ घंटा, ठीक है? ना उस करंट अफ़ेयर के नोट्स बनाने, करंट अफ़ेयर का क्या करना है, वो मैं लास्ट में आपको बता दूँगा, ठीक है? अब देखते हैं कि अपन को करना क्या है, ठीक है? 4 सब्जेक्ट आते हैं ना इस एग्ज़ाम में, मैथ्स, इंग्लिश, रीज़निंग और जीके। और आज की डेट में मैं आशा करता हूँ कि आपका मैथ्स का सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए, बाकी का तो चलो आप थोड़े दिनों में कर भी लोगे, है ना? आज की डेट में कंप्लीट नहीं है तो एटलीस्ट फरवरी एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी अपन बहुत पीछे हैं, और अपन को अगर दूसरों के बराबरी पे आना है ना, तो अपन को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना? और सिलेबस कंप्लीशन का क्या मतलब है कि आपके नोट्स बने रेडी हैं, आपने नोट्स को रिवाइज़ कर रखा है ना, उसके ज़्यादा मैं कुछ सिलेबस को अभी नहीं मान रहा हूँ। इतना आपका चीज़ें अभी क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो अपन बहुत ज़्यादा फिर आशा ना रखें, है ना? क्योंकि समय कम है। मैंने 3-4 महीने पहले ये चीज़ बोली थी कि आप सिलेबस स्टार्ट कर दो, तो अब जाके वो सिलेबस हो जाता आपका, ठीक है? अभी नहीं हुआ है तो आपको फिर दूसरों से मेहनत डबल करनी पड़ेगी।
अब इन चारों सब्जेक्ट में जो सबसे टाइम टेकिंग आपके लिए रहेगा वो मैथ रहेगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना वही मैथ रहेगा ना, और वहाँ पे आपको पेन काफ़ी चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन मैथ्स को ही डिस्कस करते हैं, ठीक है? मैथ्स में एक बार आपने सिलेबस कर लिया वीडियो देख के, तो उसके बाद उन वीडियोज़ को मेरी मानो तो डिलीट भी कर दो चाहे। उनको हाथ ही नहीं लगाना, है ना? अब आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास नोट्स हैं आपके। अब आपको सिर्फ़ एक प्रीवियस ईयर की किताब लेके आनी है ना, प्रेफ़रेबल आप चाहो तो किरण की ला सकते हो, ठीक है? और किरण की जो बुक है ना, अगर आप बिल्कुल पहली बार करते हो, तो क्या करना है कि आपको भाई किरण की बुक ला के रख देनी है। आपके पास मान लो किरण की नहीं है, आपके पास कोई और बुक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उस बुक में ये देख लो कि कम से कम हर चैप्टर के 200-250 सवाल होने चाहिए उसमें ना। टोटल 5-6 हज़ार से ज़्यादा सवाल होने चाहिए। तो ये क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये अगर बुक में है तो ये आपको लाके अपने पास रख लेनी है, ठीक है? जो भी आप बुक लेके आओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ये चैप्टर वाइज़ हो तो बढ़िया है ना? चैप्टर वाइज़ ही लाना, और इसमें लास्ट 4 या 5 साल के सवाल जो एसएससी, सीजीएल और बाकी जो एसएससी एग्ज़ाम करवाती है वो इसमें इंक्लूडेड हो, ठीक है? अब आपको कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना। आपको अगर एक्चुअल में मैथ्स में नंबर बढ़ाने हैं, सच में नंबर लाने हैं और आपको ढकोसलेबाज़ी से दूर रहना है, ठीक है? आपको एक चैप्टर उठाना है, कोई सा भी आपने उठा लिया, परसेंटेज उठाया, है ना? मान लो परसेंटेज उठा लिया, क्योंकि परसेंटेज सबसे सिंपल चैप्टर है, और उसके 100 सवाल खींचने डेली के शुरू कर देना है, ठीक है? अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, आप नॉर्मल बच्चे हो, तो आपको 100 सवाल शुरू में करने में काफ़ी टाइम लगेगा ना, मान लो 3-4 घंटे भी आपको लग जाएँगे डेली के ना, इसलिए मैं आपको करता है कि 8-9 घंटे आपको स्टार्टिंग में रखने हैं। लेकिन आप ये दिमाग दिमाग में रखना ये चीज़ कि आज की डेट में अगर आप 100 सवाल करने में 4 घंटे ले रहे हो ना, तो आप रेस में बहुत पीछे हो। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको 100 सवाल कितनी देर में करने हैं? 30 मिनट में करना है। क्या सॉरी 25 सवाल 30 मिनट में करने हैं, 100 सवाल यानी कि 2 घंटे में आपको कर देना है। तो अभी से आप घिसना शुरू करोगे ना 100 सवाल डेली, 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 तब वो 4 घंटे से 3 घंटे होंगे, 3 घंटे से 2 घंटे होंगे, ठीक है? और नहीं करोगे तो आप सोचोगे कि सीधा एग्ज़ाम में मेरे से सवाल हो जाएँगे, तो एग्ज़ाम में आपसे सवाल नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब मान लो कि आपसे आपने सवाल करने शुरू करे, है ना? और आपने जब सवाल करे तो आपसे सवाल नहीं हुआ, तो उस सवाल को मार्क करो, उसका सॉल्यूशन देखो, किताब बंद करो और अपने हाथ से सॉल्व कर दो। सवाल नहीं हो रहा वो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है? और जो भी चैप्टर आप स्टार्ट करो, मान लो कि मैंने परसेंटेज स्टार्ट करा, तो परसेंटेज का जैसे कि आज सोमवार है, तो मैंने सोमवार को आज परसेंटेज के नोट्स अपने जो टीचर ने पढ़ाया वो नोट्स रिवाइज़ कर लिए, हाथ से क्वेश्चन कर लिए, और मंगलवार से मैं 100 सवाल लगाना शुरू कर दूँगा, ठीक है? परसेंटेज में 300 सवाल हैं, तो 3 दिन में मेरा परसेंटेज एक बार खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब 100 सवाल शुरू में अगर 3-4 घंटे में भी हो रहे हैं, तो 1 डेढ़ महीने बाद वो 100 सवाल आपको आपके मान के चलिए आप 2 से ढाई घंटे में होने लगेंगे, है ना? और 2 से जब ढाई घंटे में होने लगेंगे, तो आप सोचना है कि आपकी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है परमानेंटली, ठीक है? क्योंकि एक बार हाथ जम गया, तो फिर कभी आपको मैथ में इश्यू नहीं आएगा। एसएससी सीजीएल में सबसे मुश्किल काम ही यही है प्रैक्टिस का बस। बाकी लोग आपको वीडियो दिखाते रहेंगे, कोर्स करवाते रहेंगे, कुछ कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको एक्चुअल में जो इम्प्रूवमेंट दिखेगा ना, वो इसी चीज़ से दिखेगा। इस एक हैबिट से आपको दिख जाएगा। आपको एक हैबिट पकड़ लेनी है कि भई मेरे को डेली मैथ्स के 100 सवाल निकालने ही निकालने हैं, ठीक है? 4 घंटे आप मैक्स मान के चलो, आप बिल्कुल एवरेज हो ना, तो भी 4 घंटे में आप 100 सवाल आराम से निकाल लोगे, ठीक है? और ऐसे-ऐसे करके जब आपकी बुक खत्म हो गई है ना, लगभग आपकी मान के चलो आप 2 से 3 महीने में ये बुक खत्म हो जाएगी, ढाई महीने में। अगर आप 100 मिनिमम बता रहा हूँ, आप ज़्यादा खींचने की कोशिश करना, ठीक है? और ऐसा भी मत करना है कि मतलब सेम टाइप के सवाल है तो आप सारे करे जा रहे हो ना, आप चाहो तो उसमें से स्किप भी कर सकते हो सवाल। आपको समझ में आ गया मतलब एक कॉन्सेप्ट, तो जैसे कि मान लो ज्योमेट्री में कई बार सेम जो थीटा, 2 थीटा वाले सवाल हैं, वो बार-बार आते हैं ना, तो आपको एक बार समझ में आ गया तो उसको आप स्किप कर सकते हो ना, कि ये सवाल मैंने स्किप कर दिया, ठीक है? पिनिकल से आप अगर कर रहे हो तो आप उसमें 6,000 सवाल है ऑलमोस्ट, तो 2 महीने में आपके वो सवाल हो जाएँगे अगर आपने 100-100 भी करे तो, ठीक है? और जब एक बार आपकी बुक खत्म हो जाए तो आप वापिस आपके जो मार्क क्वेश्चन है ना, जो आपसे नहीं हुए थे पहली बार, उनको आप वापिस से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और साथ में क्या करो कि भाई 50 सवाल मैंने वो लगाए और 2 सेक्शनल मॉक दे लिए, सेक्शनल मॉक खाली प्रीवियस ईयर वाले, जिससे कि आपका पूरा एक साथ पूरी मैथ है वो रिवाइज़ होती चल रही है, ठीक है? आप भूलोगे नहीं इससे चीज़ें लॉन्ग टर्म में। इसके अलावा आपको 20 मिनट जो है ना, सिर्फ 20 मिनट बोल रहा हूँ, जोड़-बाकी गुणा-भाग करना है ना, रैंडम नंबर लिख लिए कॉपी पे, कुछ अलग से कोई किताब-विताब लाने की ज़रूरत नहीं है, रैंडम नंबर लिख लिए, पॉइंट में लिख लिए है ना, जैसे 109.2 गुणा 32 कर रहे हो आप। इससे क्या है आपका जब वहाँ पे सवाल आएँगे ना, पॉइंट में सवाल आएँगे, पॉइंट में डिवाइड आएगा तो आपका हाथ काँपेगा नहीं। कैलकुलेशन से आप घबराओगे नहीं, है ना? कैलकुलेशन तो एग्ज़ाम में आनी ही आनी है, लेकिन आपका माइंडसेट रहेगा कि हाँ यार मैंने कैलकुलेशन करी है तो अब मेरे को दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशन में, ठीक है? कुछ भी पीडीएफ नहीं, बस एक किताब और एक रफ कॉपी प्लस आपके नोट्स, ठीक है? इतना इतना मोर देन इनफ है आपको मैथ्स के लिए, ठीक है? इतना आप अगर कर लेते हैं नेक्स्ट 5 महीने तक, तो आपके 45 नंबर कहीं भी नहीं जा रहे, मान के चलो आप। एक चीज़ और, ये ट्रिक-व्रिक इन इन सब के चक्कर में मतलब बहुत ज़्यादा मत पड़ना, है ना? आप देखोगे कि मतलब बता देते हैं यूट्यूब पे कि इस ट्रिक से 2 मिनट में आंसर आ गया, इस ट्रिक से 10 सेकंड में आंसर आ गया, है ना? तो वो वहाँ वीडियो में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपका जब एग्ज़ाम होता है ना, आपको पता होता है कि यार अभी स्टेक्स कितने हाई हैं। मैंने अगर गलती कर दी तो मेरा पूरा मामला साफ हो जाएगा। तो उस समय आप रिस्क नहीं ले पाते ट्रिकों पे। उस समय आपका जो नॉर्मल मेथड है वो वहाँ पे काम आता है, ठीक है? तो उन ट्रिकों से बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है।
हाँ, कोई ऐसी अगर आपको ट्रिक मिलती है जो लगातार मतलब 100-200 सवालों में यूज हो रही है, तो हाँ उसको आप अपनाओ, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक, ये वाली चीजों मत पढ़ना, इनसे खाली टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश एसएससी सीजीएल में सबसे आसान सब्जेक्ट है, ठीक है, सबसे आसान सब्जेक्ट है। इंग्लिश में आपके पास सिर्फ 3 किताब होनी चाहिए, प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू मैम वाली बुक आती है वो, प्लस किरण की प्रीवियस ईयर किताब आपके पास होनी चाहिए, प्लस एक ब्लैक बुक आप ले लो वोकेबलरी के लिए, ठीक है। कई बच्चे खाली प्रीवियस ईयर सीधा किरण की बुक से भी कर लेते हैं, कई बार कई बच्चे ब्लैक बुक से भी करते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इंग्लिश में यूट्यूब की तरह बिल्कुल नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि जो चीजें यूट्यूब पे आपको मिलेगी ना 8 घंटे में, वो आप बुक से 1 या 1.5 घंटे में खींच लोगे ना। आप नाउन के लेक्चर देखो, 7-7 घंटे के लेक्चर है यूट्यूब पे, ठीक है। वही आप अगर किताब से पढ़ोगे तो आपको 1 घंटे में उसको रीड कर सकते हो, जबकि वो बंदा भी वही जो बुक में लिख रहा है वही पढ़ा रहा है, वही आप कॉपी में लिखोगे, और बीच बीच में आपको स्टोरियाँ चलती रहेंगी ना, उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आप ये सोचना कि जो समय आप यहाँ बचाओगे ना इंग्लिश में, वो आप मैथ्स और जीके में दे पाओगे बाद में एक्स्ट्रा, ठीक है, जो आपको दूसरे बच्चों से अलग करेगा, है ना। बाकी आपको अगर अगला एग्जाम देना 26 देना, तो आप आराम से चाहे तो टाइम वेस्ट वहां भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ग्रामर में कुछ भी नहीं करना है आपको, खाली प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक से डेली का एक चैप्टर आपको पढ़ना है। 16-17 उसमें ग्रामर के चैप्टर हैं, एक बार आप बुक पढ़ोगे आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आया, तो आपको दूसरी बार वापस पढ़नी है, तो ठीक है, 1 महीने में बुक 2 बार कंप्लीट हो जाएगी। प्लस उसमें जो पीछे जो सवाल दिए हुए हैं उनको आप सॉल्व करते चलना, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं कई बार, है ना। कुछ नए सवाल भी हैं, लेकिन मोस्टली प्रीवियस ईयर आपको वहां पे दिखेंगे। अब वहां से आपको क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी ना, और जब 2 बार जब ये बुक हो जाए ना आपकी, भाई 2 बार मैंने प्रिंट टू पैरामाउंट पढ़ ली, अब आप क्या करो, किरण किरण की प्रीवियस ईयर किताब उठाओ उठाओ, उसको खोलो, और उसमें जो एरर वाला चैप्टर है ना, उसको घिसना शुरू कर दो। डेली अपन को अभी भी उसको रीड करना ही है ना, एक चैप्टर प्रिंट टू पैरामाउंट का, प्लस अपन को अब एरर के सवाल भी सोल्व करने हैं। एरर के 700-800 सवाल है, वो एक बार हो गए तो स्पॉट ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला अपन को शुरू कर देना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए तो अपन को 50 एरर, 50 फिल इन द ब्लैंक्स करने, इस तरह से आपको चलता रहना है, साथ में एक प्लिंथ टू पैरामाउंट का चैप्टर कंटिन्यूस होता रहेगा, ठीक है। आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, चीजें धीरे धीरे आपको रट जाएगी, और यहाँ पे रटने वाला ही मामला है ना। इस बार सीजीएल चॉइस पेपर बहुत आसान आया, लेकिन थोड़ा भी मान लो टफ भी करते हुए ना 22 या 21 की तरह भी ले जाते हैं, तो एटलीस्ट उसके लिए आपको रेडी रहना ना। उसके पहले का अगर करेंगे तो वो एक अलग बात है, वैसा करेंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट 21-22 तक के हिसाब से आप रेडी रहो कि वैसा भी पेपर एक बार आ सकता है ना। 24 जैसा नहीं कि बिल्कुल ही सरल पेपर आ गया एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं वोकेबलरी पे। वोकेबलरी पे आपको 3 चीजें पकड़नी है, सिनोनिम्स पहला, दूसरा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है आपका इडियम एंड फ्रेजेस। एक अपन क्या कहते हैं, मेरे दिमाग से निकल रहा है, एक चीज और है ना, वो और आती है, लेकिन वो अपन ये जब 3 चीजें आपके क्लियर हो जाए ना, तब आप उस पर अपन जा सकते हैं, ठीक है। फ्रेजल वर्ब, सॉरी फ्रेजल वर्ब है ना, तो उस पे ये जब 3 है आपको रट लो, तब आप फिर वहां पे जाओ तो शिफ्ट हो सकते हो लास्ट के 2 महीने में, है ना। अपन को क्या करना है कि 20 वन वर्ड, 20 सिनोनिम और 20 हिडन फ्रेजेस डेली पढ़ने हैं ब्लैक बुक से, ठीक है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप चाहो तो पहले प्रीवियस ईयर कर लेना क्रियन से, या फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाना, ठीक है। आप सिर्फ रीड करते चलो, आप ये मत सोचो कि मेरे को याद नहीं हो रहा ना, आप रीड करते चलो 1 महीने में ना। और क्या करो, जैसे आज मैंने 20 पढ़े, तो कल मैं वापस इन 20 को एक बार पढ़ूंगा और फिर नेक्स्ट 20 पे जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो 20 है ना स्टार्टिंग वाले, ये आपको 7 दिन बाद लगभग दिमाग में रट जाएंगे। एग्जैक्ट रटे नहीं है तो इनका लगभग लगभग मतलब याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मान लो कुछ कुछ वर्ड्स में आपको दिक्कत होगी ना, तो आप जब नेक्स्ट 20 वर्ड पढ़ोगे तो आपको जो जिन वर्ड्स में दिक्कत है ना, उनको मार्क करते चलना, और उन्हीं को बस रिवाइज करना, है ना। क्योंकि एक बार रट गए वो तो आपको हमेशा परमानेंटली रट गए, ठीक है। ऐसे करते करते 2 महीने में आपकी वोकेब बहुत डिसेंट हो जाएगी ना, अच्छी खासी वोकेब हो जाएगी आपकी, भाई मतलब कुछ नया वर्ड आएगा उसको लिखते चलेंगे अपन, लेकिन जो पुरानी पूछी गई वोकेब है वो आपको लगभग लगभग पूरी की पूरी रट जाएगी, ठीक है। और एक चीज और आप वोकेब पढ़ो तो करते चलना कि क्या, कि भाई जो वोकेब जो आ रही है ना, उसमें आप देखो कि यार ये वर्ड जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, इतना सा खाली बस दिमाग में रखना, और उसके आगे एक पॉजिटिव का निशान बना लेना अगर चाहो तो, और नेगेटिव वर्ड के आगे नेगेटिव का निशान बना लेना, ठीक है। जैसे हेट्रेड है तो नेगेटिव वर्ड है ना, ऑनेस्ट एक तरह से पॉजिटिव वर्ड है। तो जब ऑप्शन आते हैं ना, तो अपने को ये पता रहता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 ऑप्शन पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो वहां से कई बार ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्री के अगर कभी 2 नंबर मिल रहे हैं तो उसको अपन को छोड़ना नहीं है, अगर ये सिंपल सी ट्रिक अपन यूज कर सकते हैं तो, ठीक है। सेम 100 सवाल वाला हिसाब किताब इंग्लिश में। इंग्लिश के 100 सवाल करने में आपको हार्डली हार्डली मान के चलो कि 40 मिनट लगेंगे ना, 40 से 45 मिनट, ठीक है, ये इतना मोर देन इनफ है। 1 घंटा आप मान लो ग्रामर वोकैब का मान लो 1.5 घंटा, और 1 घंटा आप मान के चलो कि चलो ये लग गए मेरे को, है ना, इंग्लिश के ये क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में। कितना टाइम हो गया, 4 अपन मैक्सिमम मैथ के मान रहे थे, और लगभग मान लो 1.5 और ये 2.5 घंटे और हो गए, है ना। कितना हो गया, 6.5 घंटे आपके हो गए। अभी भी 8-9 घंटे में
कितना मिनिमम 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे आपके रह रहे हैं, ठीक है। अब आपको इंग्लिश में इतना आपने कर दिया ना 2 महीने बाद, 2 महीने बाद क्या करना है कि फिर कहीं ना कुछ एनसीईआरटी वगैरह उठाना, या फिर कुछ और आपको रीडिंग करना पसंद है उसको रीड करना धीरे धीरे स्टार्ट करना, ठीक है। प्लस 5 क्लोज टेस्ट और 10 पीक्यूआरएस आपको 2 महीने के बाद स्टार्ट कर देना, जब आपकी थोड़ी पकड़ बैठ जाए ग्रामर पे, है ना, वोकैब पे। उसके बाद आपको 5 क्लोज टेस्ट और 2 पीक्यूआरएस नेक्स्ट 3 महीने तक कंटिन्यू रखना है। इतने आप कर लोगे, आप 40-45 नंबर मान के चलो, कहीं नहीं जा रहे ना। 2 महीने बाद रीडिंग मत छोड़ना, डेली रीडिंग 15 से 20 मिनट आपको करनी ही करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रीजनिंग, है ना। रीजनिंग वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट है एसएससी में, और वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट है ना, क्योंकि इसमें बच्चों को लगता है कि मैं तो एप्टीट्यूड लेके ही पैदा हुआ हूँ, तो मेरे को कोई इशू नहीं है ना। और या फिर कुछ को लगता है कि मेरे को टीचर से ही सीखनी है रीजनिंग, तो वो भी अपना टाइम वेस्ट करता है ना। रीजनिंग में आपको वीडियोस पे बिल्कुल नहीं जाना है, सीधा किताब लेके आनी है ना। किरण की ले आओ, किरण की ला सकते हो, है ना। उसमें लास्ट 4-5 साल के आपको सवाल मिल जाएंगे। क्या करो, चैप्टर वाइज किताब उठाओ, चैप्टर 1 से उसको करना शुरू कर दो, जो आए तो ठीक, नहीं आए तो पीछे सॉल्यूशन देखो, है ना। जो नहीं हुआ उसको मार्क करते चलो। डेली क्या, वो 50 सवाल लगाने, 50 सवाल लगाने में आप मान के चलो आपको स्टार्टिंग में लगेंगे 40 मिनट, लगभग 40 मिनट, है ना, शुरू में बिल्कुल बिगिनर हो। लेकिन अगर आप ये वीडियो बाजी में फंस गए ना, वीडियो देख के कोई आपको सॉल्व करा रहा है वो आप देख रहे हो, तो आपका वहाँ टाइम भी जाएगा और आपको सीखोगे भी नहीं, है ना। क्योंकि आपका एप्टीट्यूड तब डेवलप होगा जब आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपके दिमाग में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बनेगी तब, है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है ये सवाल वहाँ पे है। आप सवाल क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बने, आपके दिमाग में कुछ अप्रोचेस फिक्स हो कि सवाल आते ही मेरे को इन अप्रोचों से उसको देखना सवाल को कि भाई यहाँ फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अब इनसे नहीं हो रहा, तो मेरे पास एक नई नई अप्रोच अगर कुछ आ रही है तो वो मैं बना पाऊँ तुरंत एग्जाम में, ठीक है। इसलिए अपन प्रैक्टिस करते हैं। तो वो वीडियो वाला वो आपको कभी सिखा नहीं पाएगा ना, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है ना कि आपको चीज़ समझ में नहीं आती। जैसे मान लो सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप क्या है ये आपको नहीं पता चलेगा। रीजनिंग में ऐसा नहीं है। रीजनिंग में आप सॉल्यूशन देखोगे, आपको बहुत ईज़िली चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो इतना मोर देन इनफ है कि पहले बुक से आप स्टार्ट करो सवाल लगाना, और 2 महीने बाद जब आपकी बुक एक बार हो जाए, है ना, तब क्या करो कि 25-30 सवाल लगा लिए अपने मार्क वाले, और आपने एक सेक्शनल मॉक दे दिया, है ना। प्रीवियस ईयर को प्री वाला जो सवाल है इसमें 25 सवाल आते हैं, ठीक है। इतना आप कर लो, रीजनिंग में आपके 50 नंबर आएँगे, बहुत लड़कों के आए हैं, ठीक है। 48 50 50 मेरे भी, शायद मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट मेरे 50 आए कि नहीं, 48 तो मेरे आए, मेरे को याद है, ठीक है। तो इतना मोर देन इनफ है रीजनिंग के लिए। अब बात करते हैं जीके की। जीके बहुत ही रैंडम आती है। जीके में आपके पास क्या है, आप क्या पकड़ सकते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बस पकड़ सकते हो कि वहां से अगर सवाल आ जाए तो वहां से मेरा गलत नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर वहां वो वाले सवाल आपके गलत हो गए तो आप फिर बाकी लोगों से बहुत ही पीछे चले जाओगे, ठीक है। 2-2 सवाल पे आपकी रैंक बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। तो आपको पकड़ क्या रखनी है, तो आपको बेसिक जो जीके है ना, ऐसे सवाल जो यार मतलब कोई गलत नहीं करेगा, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरा जो प्रीवियस ईयर के सवाल है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। इतने मैं इतना ही करता था भाई, मैंने इतने इससे ज्यादा कभी करा ही नहीं, और मेरे हर बार मतलब ठीक ठाक डिसेंट नंबर रहे हैं जीके में हमेशा, है ना। तो इतना इतना आप कर लो, मोर देन इनफ है। डिसेंट मतलब मैं अच्छा ही बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आप, या अगर आप जनरल से हो ना, तो आप ये मान के चलो कि इन तीनों सब्जेक्ट में, मैथ इंग्लिश रीजनिंग में आपको 45 प्लस स्कोर करना है, और जीके में आप मान के चलो आपको 20 प्लस स्कोर करना ही करना है, ठीक है। मिनिमम है, मिनिमम। आप वहाँ 45 प्लस करोगे, यहाँ 20 प्लस करोगे, तब जाके आपकी जनरल की कट ऑफ क्लियर होगी, ठीक है। मेरे प्री में 170 नंबर थे, तो दिमाग में गोल यही था कि मेरे को पता था कि यार जीके में अगर मैं बहुत टाइम दूंगा तो मेरे बाकी 3 सब्जेक्ट में वो बिगड़ जाएंगे, है ना। तो जीके में एक लिमिटेड टाइम देना है, पर ऐसा भी नहीं बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि बिना उसका सिलेक्शन होगा नहीं आज की डेट में। लेकिन उसके चक्कर में बाकी 3 सब्जेक्ट मेरे खराब ना हो ना। अब करना क्या है कि मैं तो यूजुअली लूसेंट रिकमेंड करता हूँ ना, क्योंकि मेरे को क्या है कि भाई पता है कि सीधा रटो, उसमें से आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, है ना। और प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देख लेते हो तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपको लूसेंट में से कितना पड़ता है, कितना पढ़ना है ना। लेकिन क्या है कि लड़के मेहनत ये वाली करते नहीं, उनको प्रीफर लगती नहीं है ना, पढ़ना लूसेंट पढ़ना काफी मुश्किल है उनके लिए। तो आप चाहो तो परमार सर एक हैं ना, काफ़ी बच्चे उनको रिकमेंड करते हैं, और नोट्स तो मेरे को भी ठीक लगे उनके। तो आप नोट्स उनको जाओ तो उनको रिफ़र कर सकते हो। वीडियोज़ में मना क्यों करता हूँ, क्योंकि यार वीडियो में देखने में टाइम बहुत लगता है ना। अगर आपके पास टाइम है दिन में, मैथ, इंग्लिश, रीज़निंग के बाद आपके पास टाइम बचता है अगर, तो फिर आप जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वीडियो देख के और फिर मज़े ले रहे हो ना, कमेंट कर रहे हो, वो सब मत करना। वीडियो देखो तो उसके प्रॉपर नोट्स बनाना, जिससे कि आपको दूसरी बार वीडियो देखना ना पड़े, है ना। वीडियो का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार देख लिया, तो वो एक शॉर्ट क्रिस्प फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो नोट्स अगर आपके पास हैं वीडियो के, तो वो नोट्स आप रखना और उन नोट्स को रिवाइज़ करना, प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाना, ठीक है? और ये आपके लगभग-लगभग 2 महीने में हो जाएँगी चीज़ें ना, 2 महीने में एक बार हो जाएगा। आपको 100 सवाल जीके के भी लगाने हैं डेली, ये एक बार मान लो आपने हिस्ट्री से पढ़ना शुरू करा, 7 दिन हिस्ट्री के हो गए, तो आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना डेली के 100 शुरू कर दो, ठीक है? जो आए तो ठीक, नहीं आए तो ये सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन को मार्क कर दो, है ना? शुरू में आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये गधापंती क्या है? याद तो कुछ हो नहीं रहा मेरे को।
1 डेढ़ महीने में आपको लगेगा कि यार आप काफ़ी मैक्सिमम बच्चों से बहुत आगे निकल गए, क्योंकि वो अभी भी वीडियोबाजी में लगे हुए हैं और आपने एक्चुअली खुद पे काम कर लिया है ना। आप सोचो ना कि भाई डेली आप एक सब्जेक्ट के 100 सवाल कर रहे हो, तो 2 महीने में 6000 सवाल हो गए ना। चारों सब्जेक्ट मिला के 24,000 सवाल हो गए। 5 महीने में आप कितने सवाल कर लोगे? बाकी बच्चों से कितना आगे निकल जाओगे, ठीक है? आप ये टाइम पास करते रहोगे ना कि मेरे को पीडीएफ मिल जाए जिसमें सारे कॉन्सेप्ट हो, मेरे को पीडीएफ मिल जाए जिससे गेस्ट पेपर हो, तो इसमें ये आपका खाली टाइम वेस्ट होगा ना। नेक्स्ट है कि बच्चों के अभी ये क्या आ रहा है ना कि एक बच्चों अभी ये लक वाला बहुत चल रहा है ना कि यार एसएससी तो लक है, एसएससी तो लक है। ठीक है, लक भी है ना, कुछ परसेंट लक भी है। लेकिन दिमाग में क्या रखना है कि उस ऐसा नहीं है कि कट ऑफ जा रही है 150, आपके नंबर आ रहे हैं 110 और आप फिर रो रहे हो लक को, है ना? कट ऑफ जा रही है 150, आपके नंबर आ रहे हैं 145, तो फिर आप बोल सकते हो कि हाँ यार लक वाला कुछ फैक्टर है, ठीक है? तो 145 तक तो अपन को पहुंचना पड़ेगा ना। अपन 145 पे भी नहीं पहुंचेंगे और लक रोएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं उस चीज का, ठीक है? 145 से पहुंचो, और मैं तो कह रहा हूँ अगर आप जनरल के हो तो सीधा 160 65 की बात करो ना, उसके नीचे आप देखो ही मत। क्योंकि अगर आप 160 165 की स्थिति में नहीं हो तो आप फिर मेंस में बाकी लोग आपको रौंद के आगे निकल जाएंगे, ठीक है? तो 160 165 का दिमाग में रखो आइडिया, और इन 3 सब्जेक्ट में मार्क्स कटने मत दो। और जीके में इंप्रूव करो ना। 2 महीने बाद जब आपको लगे कि हाँ यार अब मैंने नोट्स रिवाइज कर लिया, मेरे प्रीवियस क्वेश्चन हो गए, तब आप एक्स्ट्रा के लिए फिर एनसीईआरटी पढ़ सकते हो ना। हाँ, फिर आप एनसीईआरटी के पास जा सकते हो। लेकिन आप सोच रहे हो कि अभी से ही मैं एनसीईआरटी घिसना शुरू कर दूं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एनसीईआरटी में आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बड़ी है ना, बहुत अपार है, उसमें से आपको चीजें छांटनी पड़ेंगी। वो आप कब छाँट पाओगे? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे, एक बार नोट्स देख लोगे या फिर आप लूसेंट देख लोगे, आपको पता रहेगा कि यार हाँ, ये मेरे पास एक्स्ट्रा मटेरियल है, ये मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, है ना? मेरे जो नोट्स हैं उनमें, ठीक है? तो स्टार्टिंग कम चीज़ों से करो, फिर बाद में जब आपको लगे कि हाँ यार, मेरा स्कोर 150 155 आ रहा है, फिर आपको एक-एक 2-2 चीज़ों 2-2 नंबरों पे आपको काम करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको फिर कि अब आप एवरेज को क्रॉस कर चुके हो, अब आपको फिर जब टॉपर बनना है ना, तो फिर आपको चीज़ों पे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। उसको आप अभी से करने लगोगे ना, तो आप इतने मतलब मान के चलो कि फेड आउट हो जाओगे कुछ टाइम बाद कि यार मैं 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहा हूँ पर कुछ हो नहीं रहा, ठीक है? तो पहले इन पे फोकस करो। जब 2 ढाई महीने बाद आप कंटिन्यू अगर रह लो, आपके नंबर डिसेंट स्कोर हो जाए, आपके एक बेसिक पकड़ हो जाए चीज़ों का, उसके बाद फिर आप चीज़ों को स्पेसिफिक्स में जाना शुरू करना, ठीक है? करंट अफेयर्स पे अभी मत जाना। एग्ज़ाम जब बाकी हो तो 1 महीने पहले कोई भी 6 मंथली मैगज़ीन ले आना या फिर 1 ईयरली मैगज़ीन ले आना। उसे एक बार रीड कर लेना, 1-2 सवाल अगर आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, इतना उसपे लोड लेना नहीं है, ठीक है? इतना आप करके चलो, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा, है ना? कहीं भी नहीं जा रहा। बेसिक्स पे स्टिक रहना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे स्टिक रहना है, डेली 100 क्वेश्चंस पे स्टिक रहना है, आपका प्री बहुत ईज़िली क्लियर हो जाएगा, है ना? आप अगर लक से मान लो रह भी गए, मतलब बिल्कुल ही मनहूसियत छाई हुई है, रह भी गए, तो आप उस लेवल पे हो जाएँगे कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम बड़े ईज़िली क्लियर कर लोगे, है ना? क्योंकि भई मान लो कि चल मेरा मेरा मान लो कि मेरा लक 2020 में नहीं चला, लेकिन मैंने इतनी घिसाई कर ली थी कि 21 में तो चल गया वो लक, है ना? और फिर वो 22 में भी चल गया, तो लगातार 2 बार चल गया। एक मान लो कि भैया अपना मैं मान रहा हूँ मेरा सिलेक्शन लक से ही हो गया, ठीक है? तो वो एक बार नहीं चला मान लो 20 में, तैयारी उस टाइम भी पूरी थी। लेकिन उस टाइम इतनी घिस लिया था ना आदमी ने कि अगले फिर और 21 के लिए मैंने थोड़ी और घिसाई करी और फिर लक मान लो कि लक चल गया मेरा एक तरह से ना। तो आप अभी घिस लोगे इतना, कुछ नंबर से अगर ये एग्ज़ाम रह भी गया ना, तो और भी एसएससी के बहुत एग्ज़ाम है वो निकल जाएँगे, रेलवे के निकल जाएँगे, एसीआई जो इसी पैटर्न पे होता है वो निकल जाएगा। कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जो जिसमें एसएससी वाला पैटर्न आता है, वो आपके एग्ज़ाम 100% निकल जाएँगे ना। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपने मेहनत कर रखी होगी तो आपका कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में लक नहीं चलेगा, ठीक है? कई बार दिन अपना नहीं होता, कई बार अपन सिली मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन हमेशा आप सिली मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है? अब एक टॉपिक रह गया मॉक वाला, है ना? मॉक वाला क्या है कि अभी बहुत बहुत चलता है, मतलब है ना, मेरे को थोड़ा कम ही समझ में आता है कि डेली मॉक दो, डेली मॉक दो। भई तुमको आज की डेट में कुछ नहीं आता, तो तुम मॉक दोगे, करोगे क्या? तुमको तुम्हारे नंबर आएँगे ही नहीं उस मॉक में ना, तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है, तो तुम कितने ही मॉक दे लो, है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सवाल तुमने अपनी मॉक की कॉपी में डाल लिया, उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। मॉक का काम क्या है कि जो तुम्हारी क्वालिटी है ना पढ़ाई की, उसको तुम इम्प्रूव करो। तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, वो तुम इम्प्रूव कर पाओ, ठीक है? वो आपका जब एक बार सिलेबस कंप्लीट है, आपके जब एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए हैं, तब आप प्रॉपर हर 2 या 3 2 दिन में मॉक दे सकते हो ना। स्टार्टिंग में डेली मॉक देने का मतलब नहीं है। डेली मॉक किन बच्चों को देना चाहिए जो जिनका स्कोर मतलब 150 के आस-पास आने लग गया है ना मॉक्स में, तो वो चाहे तो डेली दे सकते हैं, क्योंकि उनको चीज़ें अब आती हैं, उनको अब अपनी स्पीड पे काम करना है, उनको कैलकुलेशन पे काम करना है, उनको अपने सिली मिस्टेक पे काम करना है ना। स्टार्टिंग में डेली का 1.5 घंटा वहाँ खपाने से कुछ नहीं होगा, इससे खाली आपका कॉन्फिडेंस की हस्ती होगी, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा मॉक मॉक में टाइम वेस्ट मत करना। एक कोई भी प्लेटफ़ॉर्म का मॉक ले लेना, मॉक भी वीकली में 1 या 2-2 आप स्टार्टिंग में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले दो, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री के। बाकी उनके भी नहीं भी दोगे स्टार्टिंग में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आपके नंबर अच्छे आने लग जाए तब आप नॉर्मल जो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वहाँ पे आप मॉक दे सकते हो। स्टार्टिंग में गिव टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली, ओके? मॉक का मेन काम के एनालिसिस से है
तो वो मैं एक अलग से वीडियो डाल दूँगा कि भाई एनालिसिस कैसे करते हैं मॉक का, है ना? क्या उसमें करना है, लेकिन पहले आप एटलीस्ट 1 या 2 महीने तक कंसिस्टेंट थोड़ा रहना स्टार्ट करो, ठीक है? फिर अभी सब्जेक्ट वाइज़ चीज़ें मैं डाल दूँगा कि भई मैथ के लिए स्पेसिफ़िक क्या करना है, इंग्लिश के लिए स्पेसिफ़िक क्या करना है ना? कुछ स्पेसिफ़िक गलतियाँ जो मैथ्स में लोग करते हैं, वो क्या नहीं करनी है। आप चाहो तो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, वो भी देख सकते हो, है ना? मैं फिर से नई भी डाल दूँगा, मेरे को कोई इश्यू नहीं है उसमें, टाइम निकाल के। तो ये एक जनरल वीडियो है, इससे जनरल आप आइडिया लगाओ और नेक्स्ट अभी 3-4 दिन में आप चीज़ें स्टार्ट कर दो, हाँ, नहीं करोगे तो फिर आप फिर वापस पीछे रह जाओगे, ठीक है? तो म यही है मेन क्या है फंडा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस अ डे, स्टिक टू बेसिक्स, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है और टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? ना वीडियो में, ना किसी और में।